मान लो ब्रेकफास्ट करने के लिए तुम एक रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में तुम्हारे पास तीन फूड चॉइसेस अवेलेबल है। पहला वड़ा पाव, दूसरा समोसा और तीसरा कचौरी। वड़ा पाव तुम्हारा फेवरेट है, इसीलिए तुमने पहली बार जो ऑर्डर प्लेस किया वो वड़ा पाव का था। एक वड़ा पाव कंज्यूम करने के बाद तुम्हें लगा कि भूख खत्म नहीं हुई है और एक वड़ा पाव मंगा लेते। तुमने दूसरा वड़ा पाव मंगाया बट तुम्हारी भूख फिर भी खत्म नहीं हुई। बट तीसरी बार जब तुमने ऑर्डर प्लेस किया, वो समोसे का ऑर्डर प्लेस किया, फिर एक प्लेट समोसा खाने के बाद तुमने और एक ऑर्डर प्लेस किया कचौरी का। अब देखने वाली बात यह है कि वड़ा पाव तुम्हारा सबसे फेवरेट फूड था और वो वड़ा पाव वहां पे अवेलेबल था। वड़ा पाव वहां पे अवेलेबल होने के बावजूद भी कुछ प्लेट वड़ा पाव खाने के बाद तुमने क्या किया, कचौरी और समोसा ऑर्डर किया। तो ये ऑर्डरिंग का सीक्वेंस तुमने कैसे डिसाइड किया? तुम्हारा फेवरेट फूड छोड़ के तुम दूसरे फेवरेट फूड पे या दूसरे फूड पे क्यों मुड़े? तो इसका जवाब अपने को इकोनॉमिक्स में मिलता है। इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है यूटिलिटी एनालिसिस, जो इन सारी चीजों का जवाब देता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन यूटिलिटी एनालिसिस। ये सेकेंड चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का, इकोनॉमिक्स का। अब इसमें मार्क्स का वेटेज देख लेते हैं। पिछले 3 साल के पेपर मैंने एनालाइज किए हैं और उसके बेसिस पे मार्क्स का वेटेज देख लेते हैं। 2022 में 10 मार्क के टोटल क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर पे। 2023 में भी 10 मार्क के क्वेश्चंस आए थे और 2024 में भी इसमें 10 मार्क के क्वेश्चन आए थे। हालांकि तुम अगर देखोगे तो आंसर द फॉलोइंग एक आधा कंपलसरीली मिलता ही है इस चीज पे। 4 मार्क का जो क्वेश्चन होता है और बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे इकोनॉमिक टर्म्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मार्क्स कवरिंग के बेसिस पे, क्योंकि 130 में से तुम्हारे 10 मार्क यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज यूटिलिटी? अब यूटिलिटी है क्या? सबसे पहले इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहां से होती है? हर बार वांट से। अब वांट क्या है? वांट एक फीलिंग है किसकी? लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन की। सो इट इज अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये अपन ने पिछले चैप्टर में भी देखा था, सेटिस्फेक्शन। अब ये अपने को सेटिस्फेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? सर ये सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमें गुड्स एंड सर्विसेज। जब अपन गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं तब तो अपने को सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज में एक पावर होती है जो अपने को ये सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करती है? ये बोला जा सकता है, बिल्कुल। और इसी पावर को बोला जाता है यूटिलिटी। यही पावर क्या है? यूटिलिटी। सो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज बेसिकली वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हाँ। अब यही यूटिलिटी की अपन स्टडी करने वाले। तो यूटिलिटी यानी वो पावर किस में होती है? वो पावर होती है गुड्स एंड सर्विसेज। ये तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। बट ये पावर बहुत यूनिक है। यूनिक इन सेंस व्हाट? ये पावर चेंज होती रहती है। ये पावर चेंज होती रहती है। कैसे? ये पावर समय के हिसाब से चेंज होती है, ये पावर प्लेस के हिसाब से चेंज होती है। मतलब एक गुड्स तुमने उठाया, वो गुड्स को यहाँ पे रखा तो उसकी पावर यूटिलिटी अलग होंगी। वो गुड्स को राजस्थान में लेके गए तुम तो पावर अलग होंगी। वो गुड्स को कश्मीर में लेके गए तो पावर अलग होंगी। तो मतलब ये जो पावर है, ये जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है जिसको अपन यूटिलिटी बोलते हैं, ये टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज होती है। प्लस ये पावर डिपेंड करती है, यानी यूटिलिटी डिपेंड करती है उस पर्सन के ऊपर जो पर्सन इस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने वाला है। समझा? तो टाइम और प्लेस के हिसाब से तो ये पावर चेंज होंगी होंगी, बट जो पर्सन कंज्यूम करने वाला है उसके बेसिस पे यानी उसके प्रेफरेंस पे ये पावर डिपेंड करेगी। उसमें अचानक से पावर आ जाएंगी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो बहुत सारी चीजें होती है जिससे ये जो पावर है, कौन सी? यूटिलिटी की, जो यूटिलिटी नाम की पावर है वो डिराइव होती है। ठीक है, और यूटिलिटी की जो पावर है वो कैसे चेंज होती है ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव यानी क्या? ऐसी चीज जो चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस, उसको बोला जाता है रिलेटिव कंसेप्ट। ठीक है, तो कोई भी चीज टाइम और प्लेस के साथ अगर चेंज होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव बोलते हैं। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस
It varies from time to time and place to place. For example, woolen clothes have greater utility in winter and sand has greater utility in construction site that at sea shore. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ यूटिलिटी होती है या ऐसे कुछ सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है जो अगर तुम उस गुड्स को उस समय पे लेके दो तो उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्वेटर स्वेटर को अगर तुम्हें विंटर में दिया जाए तो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन डिराइव होगा विंटर से, सॉरी स्वेटर से विंटर में. ठीक है, और अगर तुम वाटर प्रोवाइड करते हो कहाँ पे, डेजर्ट एरिया में, तो वाटर से ज्यादा सेटिस्फेक्शन डिराइव होगा एज कंपेयर टू एनी अदर नॉर्मल एरियाज. तो क्या हो रहा है, ये जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज, स्वेटर एक गुड्स एंड सर्विस हो गया, वाटर एक गुड्स एंड सर्विस हो गया, इसकी जो यूटिलिटी है, इसका जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वो चेंज हो रही है किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट, इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. सब्जेक्टिव इन व्हाट सेंस, कि अगर कोई चीज पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, कि इस पर्सन के लिए अलग, इस पर्सन के लिए अलग, तो उसको सब्जेक्टिव बोला जाता है. फॉर एग्जांपल, तुम्हारे ओपिनियंस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, क्योंकि एक ही इवेंट पे, अगर एक इवेंट है तो उस पे पर्सन 1 का ओपिनियन अलग आएगा, पर्सन 2 का ओपिनियन अलग आएगा. तो जो चीज पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, तुम्हारे प्रेफरेंसेस हो गए या तुम्हारी टेस्ट हो गई, ये सारी चीजें क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है. तो सिमिलरली वैसे भी यूटिलिटी क्या होती है, किसी स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज के लिए सब्जेक्टिव होती है. मान लो पेन है, ठीक है, पेन एक गुड्स एंड सर्विसेज है. अब पेन की यूटिलिटी, ऐसा कोई पर्सन, एजुकेटेड पर्सन है तो उसके लिए ज्यादा यूटिलिटी होंगी. ठीक है, बट कोई इलिटरेट पर्सन है तो उस इलिटरेट पर्सन के लिए उस पेन की बहुत कम यूटिलिटी होंगी या फिर यूटिलिटी होंगी ही नहीं. तो ये जो पेन है उसकी यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है. ठीक है, पर्सन टू पर्सन उस कंडीशन के हिसाब से चेंज होती है, और जो चीज पर्सन टू पर्सन चेंज होती है उसको बोला जाता है सब्जेक्टिव. तो यूटिलिटी कैसे होती है, सब्जेक्टिव. सबसे पहले अपन ने देखा यूटिलिटी रिलेटिव होती है, अब अपन ने देखा यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है. नेक्स्ट, यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट. इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट यानी क्या, हम सोसाइटी में जब रहते हैं तो हमेशा कुछ चीजें अपन एज अ गुड कंसीडर करते हैं और कुछ चीजें बैड कंसीडर करते हैं. ठीक है, बट जो भी चीजें गुड है, जो भी चीजें बैड है, वो यूटिलिटी कंसिडर नहीं करता. यूटिलिटी बोलता है कि अगर वांट को सेटिस्फाई कर रहे, भले ही वो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की नजर में कितना भी बैड हो, तो हम उसे मानेंगे कि वो हायर यूटिलिटी वाली चीज है. फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपए का तो दो चीजें मिलेगी, मान लो एक केक मिलता है और अल्कोहल मिलते हैं. ठीक है, अल्कोहल तुम्हें यूटिलिटी प्रोवाइड करती है और केक भी तुम्हें यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है. और मान लो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, मान लो ये 100 के लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है केक, और यूटिलिटी भी 100 के लेवल, अल्कोहल भी 100 के लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है. इस केस में ये नहीं बोला जाएगा कि अल्कोहल की यूटिलिटी ज्यादा है और केक की यूटिलिटी कम है, या फिर उल्टा कि केक की यूटिलिटी ज्यादा है, अल्कोहल की यूटिलिटी कम है, क्योंकि एक चीज गुड है और दूसरी चीज बैड है. ये उस पर डिफर नहीं करेगा. बस यूटिलिटी एक देखता है कि क्या कोई भी पर्सन है उसकी वांट को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. अगर मिल रहा है तो उस चीज को, उस गुड्स एंड सर्विसेज को क्या बोला जाएगा, हायर यूटिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज बोला जाएगा. द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन. कोई भी इथिकल कंसिडरेशन नहीं बोलता. इट इज मॉरली कलरलेस कंसेप्ट. ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके रखना. morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad, desirable or undesirable. For example, knife has utility to cut fruits and vegetable as well as it can be used to harm someone. Both wants are different, are of different nature but are satisfied by same commodity. Thus utility is ethically neutral. क्या बोला गया कि देखो, वांट सेटिस्फाई हो रही है किसी भी गुड्स से तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको यूटिलिटी है ऐसा बोला जाएगा, चाहे वो गुड्स कितना भी खराब हो, चाहे वो चीज कितनी भी अनडिजायरेबल हो. तो इसीलिए समझना, अगर यूटिलिटी और ड्रग्स को एक साथ कंपेयर करें, या हम ये निकालने की कोशिश करें कि ड्रग्स की यूटिलिटी कितनी होती है, तो वो ज्यादा यूटिलिटी आएंगी.
यूटिलिटी इस चीज से कम नहीं होगी कि वो सोशली अनडिजायरेबल चीज है, सोशली बैड चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कोई चीज यूजफुल है तो उसकी यूटिलिटी है, ठीक है, उसकी यूटिलिटी है ऐसा बोला जाएगा, क्योंकि वो वांट को सेटिस्फाई करेगा। ऑफ कोर्स कोई चीज अगर यूजफुल है तो वो वांट को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको बोलेंगे कि उसकी यूटिलिटी है। बट कोई चीज की अगर यूटिलिटी है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा यूजफुल चीज होगी। जैसे एग्जांपल अभी देखा था, अल्कोहल की यूटिलिटी है, बट क्या अल्कोहल यूजफुल है? वो यूजफुल नहीं है, ठीक है। यूटिलिटी तो है बट यूजफुलनेस नहीं है। इस केस में अपने को समझ में आता है कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस एक सेम चीज नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें यूटिलिटी है बट वो यूजफुल नहीं है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें यूटिलिटी है और वो यूजफुल भी है। तो यूजफुलनेस और यूटिलिटी क्या है? बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर यानी क्या? बेसिकली हैप्पीनेस। अब अगर अपने को किसी चीज से हैप्पीनेस मिलता है तो ऑफ कोर्स उस चीज में यूटिलिटी रहती है, ठीक है, उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर है, क्योंकि अपने को हैप्पीनेस, अपने को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है। बट अगर कोई चीज अपने को हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं भी करती है तो उसमें भी यूटिलिटी हो सकती है, उसमें भी यूटिलिटी हो सकती है। तो हैप्पीनेस होने के बाद यूटिलिटी होती ही है। बट कोई चीज अगर हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर रही है फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते कि जो चीज हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर रही उसमें यूटिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो यूटिलिटी हैप्पीनेस से क्या हो जाता है? यूटिलिटी प्लेजर से अलग कंसेप्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, मेडिसिन। मेडिसिन अपने को हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं। बट मेडिसिन यूजफुल है, मेडिसिन अपने वांट को सेटिस्फाई करता है। किसकी वांट? सर हेल्दी रहने की वांट रहती है, उसको सेटिस्फाई करता है, तो उसमें क्या रहती है? यूटिलिटी रहती है मेडिसिन में, बट प्लेजर नहीं रहता, ठीक है। ये समझ आ गया। अब यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। अपन ने क्या बात की थी? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर। फिर भी उन्होंने बोला है कि यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन एक चीज नहीं है। समझना क्यों। अब यूटिलिटी में क्या होता है कि हम अनसेटिस्फाइड है, मतलब हमारी वांट है, ठीक है। अब वांट है इसीलिए हम गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। और गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करने के बाद अपने को क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करने के बाद क्या मिला अपने को? सेटिस्फेक्शन। तो इसलिए समझना, सेटिस्फेक्शन एक एंड रिजल्ट है। किसका? सेटिस्फेक्शन एक एंड रिजल्ट है। किसका? कंजम्पशन का एंड रिजल्ट है, ठीक है। और यूटिलिटी एक पावर है, यूटिलिटी एक पावर है, समझना। तो सेटिस्फेक्शन एंड रिजल्ट, यूटिलिटी एक पावर, इसीलिए वो एक दूसरे से मैच नहीं होते। सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी एक नहीं है। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। हम कोई चीज कंज्यूम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें पावर है। किसकी? वांट सेटिस्फेक्शन की, वांट सेटिस्फेक्शन की। तो ये क्या हो गया? कॉज हो गया पावर, ठीक है, कॉज। और उसका एंड रिजल्ट क्या है? उसका एंड रिजल्ट हो गया सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन इज एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। दे आर interrelated but still different concept. For example, a thirsty person drink a glass of water since water has capacity to satisfy thirst. Utility of water is the cause of consumption, क्योंकि satisfaction power है उसमें, and satisfaction derived is the end result of that consumption. तो cause of consumption utility है एंड एंड रिजल्ट सेटिस्फेक्शन है, इसीलिए वो भले ही एक प्रोसेस का हिस्सा है बट वो अलग अलग कंपोनेंट्स है, ठीक है। आगे, यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हम ये चीज समझ सकते हैं कि किसी पर्सन को अगर एप्पल कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिलता है और ऑरेंज कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये अपन समझ सकते हैं कि हाँ, एप्पल कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिला, ऑरेंज कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिला। हम इनको कंपेयर भी कर सकते हैं कि एप्पल कंज्यूम करने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला एज कंपेयर टू ऑरेंज, ठीक है। बट हम उसको मेजर नहीं कर सकते,
वी कैनॉट मेजर, हम ये नहीं बोल सकते कि एप्पल कंज्यूम करने से 20 का सेटिस्फेक्शन मिला और ऑरेंज कंज्यूम करने से 21 का सेटिस्फेक्शन मिला, ये अपन कभी बोल नहीं सकते, उल्टा हो जाएंगे। एक्चुअली अपन ने लिखा था 25 का ले लेते हैं, ठीक है। तो मेजर नहीं किया जा सकता, रियलिटी में मेजर नहीं किया जा सकता, बट समझना आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि हम अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। कंपेयर किया जा सकता है ऑफकोर्स, बट मेजर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। अगर कोई एक गुड्स एंड सर्विसेज है जो तुम्हारी बहुत सारी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, ये है तुम्हारी वांट 1 और ये है तुम्हारी वांट 2, तो ऐसे बहुत सारे गुड्स तुम्हें मिल जाएंगे। एग्जाम्पल क्या दिया, एग्जाम्पल दिया इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे कंप्यूटर को भी चलाता है, ठीक है, और तुम्हारे यहाँ पे फैन को भी चलाता है। तो तुम्हारी जो फैन की वांट है उसको भी सेटिस्फाई करता है, और जो कंप्यूटर रन करने की वांट है उसको भी सेटिस्फाई करता है। कौन सी चीज, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके दो पर्पस हो गए, इसीलिए यूटिलिटी को मल्टीपर्पज बोला गया, क्योंकि वो एक से ज्यादा वांट को भी, एक गुड्स में जो पावर होती है, इस गुड्स में या इस सर्विसेज में जो पावर है, वो पावर एक से ज्यादा वांट को सेटिस्फाई कर पा रहा है, इसलिए यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज ऐसा बोला गया। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। सिंपल सा रिलेशन होता है, मान लो वाटर है, अब वाटर, सेम वाटर, ठीक है, सेम वाटर है, सेम वाटर अगर किसी थर्स्टी पर्सन को दिया जाए जो 3 दिन से प्यासा है, ठीक है, तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी या उस वाटर से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होगा। बट अगर यही वाटर किसी पर्सन को दिया जाए जिसने अभी अभी पानी पिया है, तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन एक तो होगा नहीं, या फिर बहुत कम होगा, या फिर डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक हद से ज्यादा पानी पिए तो सेटिस्फेक्शन तो मिलता नहीं, डिससेटिस्फेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो सर, पावर तो वाटर में थी, पावर किस में थी, वाटर में थी, फिर भी वो एक पर्सन के पास गया तो वो पावर काम में नहीं है, दूसरे पर्सन के पास गया तो अचानक से वो पावर इंक्रीज हो गई। तो समझना, यूटिलिटी ऐसी पावर है जो डिफर करती है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिफर करती है, कौन किसके बेसिस पे, उस पर्सन के बेसिस पे जो उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। वो अगर थर्स्टी है, उसकी इंटेंसिटी या उसकी वांट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वो यूटिलिटी नाम की जो पावर है वो पावर भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। अगर दूसरे किसी पर्सन की वांट कम है, जो कंज्यूम करने वाला है, तो उसकी यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज समझ के रखना, ठीक है। हाँ, तो ये चारों के रिलेशन को याद रखना। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज बेसिस फॉर डिमांड। मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज में एक पावर है जिसको अपन यूटिलिटी बोलते हैं, वो यूटिलिटी हमारे वांट को सेटिस्फाई करता है। अब वांट सेटिस्फेक्शन अपने को मिलता है, इसीलिए हम किसी चीज को क्या करते हैं, परचेस करते हैं, या परचेस करने की कोशिश करते हैं, या परचेसिंग पावर एक्सचेंज करते हैं बेसिकली, या ट्रांजेक्शन करते हैं इन सेंस, ठीक है। तो ये जो परचेस हो रहा है किसी गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किसकी वजह से हो रहा है, यूटिलिटी की वजह से, क्योंकि यूटिलिटी ही क्या है, वांट सेटिस्फाई करने में मदद करती है। और हमारा एंड गोल क्या रहता है कि हमें वांट से जो वांट्स है उसका सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो यूटिलिटी की वजह से ही क्या क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होती है। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ gives utility to him. For example, a sick person has utility of medicine, hence he demands medicine. जिस चीज की यूटिलिटी नहीं, उस चीज की डिमांड नहीं रहती, ठीक है। हाँ, ये चीज समझ। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले अपन टाइप ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी जनरेट की जा सकती है, इट कैन बी जनरेटेड, यहाँ पे, हाँ, इट कैन बी जनरेटेड, also it can be destroyed। यूटिलिटी जनरेट भी की जा सकती है और डिस्ट्रॉय की जा सकती है। अब कौन से रीजन से यूटिलिटी जनरेट हुई है, कौन से रीजन से यूटिलिटी जनरेट हुई है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो यूटिलिटी का टाइप क्या है, ठीक है। अब मान लो वुड है तुम्हारे पास, वुड से तुमने बना दिया फर्नीचर,
अब वुड जितनी वांट सेटिस्फाई करता था उससे ज्यादा फर्नीचर तुम्हारी वांट को सेटिस्फाई करता है, तो ये बोल सकते हैं कि फर्नीचर में क्या है, ज्यादा यूटिलिटी है एज कंपेयर टू वुड। बट वुड से फर्नीचर में जब शिफ्ट हुई चीजें, हमने वुड को कन्वर्ट किया फर्नीचर में, तो क्या किया सर, उसका शेप चेंज किया, शेप चेंज किया। अब ये शेप चेंज करने से क्या मिल गई उसे, शेप चेंज करने से यूटिलिटी मिल गई, यूटिलिटी जनरेट हो गई फर्नीचर में, तो ऐसी यूटिलिटी को बोला जाता है फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट आती है प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर तुम नॉर्मल प्लेस के अलावा जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे प्रोवाइड करते हो तो उससे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। मान लो कोई एक रीजन है जहां पे फैक्ट्रीज है, सिर्फ फैक्ट्रीज है, लोग कम रहते हैं, फैक्ट्रीज है, ठीक है, और वहां का कोई गुड्स एंड सर्विस है। अब गुड्स एंड सर्विस की नीड कहाँ पे है, किसी दूसरी जगह जहां पे मार्केट है या लोकल एरिया है, ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने उस गुड्स एंड सर्विस को इधर ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, अब वो ट्रांसपोर्ट करने से क्या हो गया, उस पर्सन को जिसको ये गुड्स एंड सर्विस चाहिए थी उसको मिल गया और उसकी वांट की सेटिस्फेक्शन हो गई। तो ये गुड्स एंड सर्विस अगर यहाँ पे पड़े रहते तो किसी पर्सन की वांट को सेटिस्फाई कर सकते थे क्या, नहीं। अब यहाँ पे आने के बाद वो वांट को सेटिस्फाई कर पा रहे, तो ये हम बोल सकते हैं कि प्लेस चेंज करने की वजह से या उनके ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उनमें क्या जनरेट हो गई, यूटिलिटी जनरेट हो गई, और ऐसे यूटिलिटी को बोला जाता है प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी, अगर कोई पर्सन अपने पर्सनल सर्विसेज से किसी दूसरे पर्सन को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है, किसी दूसरे पर्सन को, तो उसको बोला जाता है सर्विस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल ये सीए है, सीए सेटिस्फेक्शन या सीए सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, टैक्स पेयर को, तो हम ये बोल सकते हैं कि सीए ने अपने सर्विसेज से क्या प्रोवाइड किया, टैक्स पेयर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया, तो ये यूटिलिटी क्या हो जाएंगी, सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट नॉलेज यूटिलिटी, अगर तुम्हारे नॉलेज की वजह से तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसे बोला जाता है नॉलेज यूटिलिटी। सेटिस्फेक्शन इन सेंस कि ये नहीं सर कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ये हमारे अंदर एक इमोशन जग जाता है, ऐसा नहीं, वो यूटिलिटी की बात नहीं हो रही। मान लो तुम्हारे पास एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर करते हैं, पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, ठीक है, बट एक मतलब मान लो कि एक जो आइलैंड है वो खत्म होने वाला है और वहां पे एक एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पे एक प्लेन है, ठीक है। अब अगर किसी को प्लेन चलाते आता है तो उस प्लेन से तुम उड़ के दूसरे आइलैंड पे जा सकते हो जो सेफ है। तो क्या होगा, अगर कोई पायलट होगा तो पायलट की जान बच जाएगी क्योंकि उसको एरोप्लेन चलाना आता है, उसको किसका नॉलेज है, एरोप्लेन चलाने का। तो नॉलेज की वजह से क्या हो गया, उसको सेटिस्फेक्शन हो गया, किसी कोई भी तरीके की वांट का सेटिस्फेक्शन हो गया। तो नॉलेज की वजह से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको बोला जाता है नॉलेज यूटिलिटी। एग्जांपल याद रखना पायलट का। फिर आता है पोजेशन यूटिलिटी, किसी चीज को, किसी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम पजेस करते हैं, POSSES पजेस करते हैं या होल्ड करते हैं, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी को क्या बोला जाता है, पोजेशन यूटिलिटी। मान लो तुम्हें नोट्स लिखने हैं तो तुम्हारे पास क्या होगा, पेन होगा और नोटबुक होंगी। अब ये नोटबुक और पेन तुम्हें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी, जो नोट्स लिखने हैं वो नोट्स लिखने में मदद करेगी। क्यों मदद करेगी, क्योंकि तुम उस चीज को पजेस करते हो। तो कोई चीज को पजेस करने से, कोई चीज को होल्ड करने से अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है या वांट सेटिस्फाई होती है, ठीक है, वांट अगर सेटिस्फाई होती है तो उसको बोला जाता है पोजीशन यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम यूटिलिटी, किसी चीज को, किसी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर तुम उस टाइम पे अवेलेबल कराते हो जिस टाइम पे वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं रहती, टाइम एट विच इट इज नॉट नॉर्मली अवेलेबल, इट इज नॉट नॉर्मली अवेलेबल, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसे डिराइव होने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। मान लो रात के 2 बजे है, ठीक है, और 2 बजे तुम्हें पिज्जा खाना है, तो पिज्जा इस समय पे जनरली अवेलेबल रहता है क्या, नहीं रहता है, बट डोमिनोज वाले ने तुम्हें प्रोवाइड किया, डोमिनोज वाले ने रात के 2 बजे तुम्हें पिज्जा प्रोवाइड किया,
तो जनरली जितनी सेटिस्फेक्शन नॉर्मल डे पे मतलब या नॉर्मल वर्किंग आवर्स में तुम्हें उस पिज्जा कंज्यूम करने से मिलेगा, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तुम्हें 2 बजे पिज्जा कंज्यूम करने से मिलेगा, क्योंकि कहीं पे पिज्जा अवेलेबल नहीं था, उन्होंने तुम्हें पिज्जा अवेलेबल करवाया उस टाइम पे। तो उन्होंने उस पिज्जा की क्या बढ़ाई, सेटिस्फेक्शन पावर बढ़ाई, और ऐसी सेटिस्फेक्शन पावर को बोला जाता है टाइम यूटिलिटी। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज में अगर कोई से भी गुड्स एंड सर्विसेज में अगर टाइम के वजह से यूटिलिटी ऐड होती है तो उसको बोला जाता है टाइम यूटिलिटी। उस समय अवेलेबल कराने पर अगर यूटिलिटी ऐड हो रही है तो वो क्या हो गई, टाइम यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, एक कंसेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, दोनों यूटिलिटी अपन यहाँ पे सीखेंगे। अब मार्जिनलिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है, मार्जिनलिटी का कंसेप्ट बोलता है कि पास्ट में कोई एक्टिविटी करते आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर यूटिलिटी या कंजम्पशन की बात करें तो एक ही एक्टिविटी अपन लेंगे, कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन करते आ रहे हो, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि एक और गुड्स को कंज्यूम करना है कि नहीं करना है। ठीक है, कंज्यूम करना है कि नहीं करना है, इसके लिए यूज होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी यानी क्या, कि हम कंजम्पशन की एक्टिविटी कर रहे थे, अब हमको ये जानना है कि एक और यूनिट अगर कंज्यूम करेंगे तो हमें कितनी यूटिलिटी मिलेगी, यूटिलिटी कितनी मिलेगी ये अपने को निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकाला जाता है समझना। मार्जिनल यूटिलिटी में मान लो अगर तुम फॉर एग्जांपल ये एप्पल्स है, मान लो ये एप्पल्स है। ठीक है, तो ये एप्पल्स को तुम क्या कर रहे हो, कंज्यूम करते जा रहे हो। ठीक है, इस एप्पल से तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला 10 का, इस एप्पल से सेटिस्फेक्शन मिला तुम्हें 7 का, इस एप्पल से सेटिस्फेक्शन मिला 5 का, इस एप्पल से सेटिस्फेक्शन मिला 4 का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा टोटल सेटिस्फेक्शन हो गया। अब सर आपने ही तो बोला था यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, बट अपन वो यूटिलिटी को स्टडी करने के लिए उसे मेजर करना पड़ता है, और जनरली यूटिलिटी को जिसमें मेजर किया जाता है उस यूनिट को यूटिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9, 16 और 26, टोटल हो जाएंगी 26। तो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी, जितना भी टोटल कंजम्पशन किया उससे जो भी सेटिस्फेक्शन डिराइव हुआ वो टोटल सेटिस्फेक्शन को बोला जाता है टोटल यूटिलिटी। तो ये 26 क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल यूटिलिटी। अब ये तो टोटल यूटिलिटी की बात हो गई, बट अपन बात कर रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी की। अब मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुमने 3 यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम कर ली। अब उसके बाद अगर एक एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम करते हो तो तुम्हारी यूटिलिटी कितने से बढ़ती है, 4 से। तो ये 4 की जो यूटिलिटी है वो क्या हो गई तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो जहां पे हो वहां पे मैटर करता है कि एक और यूनिट कंज्यूम करने से क्या होगा। अगर तुम मान लो कि यहाँ पे हो, ठीक है, तुमने एक एप्पल कंज्यूम किया है, अब तुम्हें ये देखना है कि एक और एप्पल कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिलेगी, तो 7 यूटिलिटी मिलेंगी। तो यहाँ पे इस केस में ये हो गई तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी यानी क्या, कि अगर फ्यूचर में एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे कितना सेटिस्फेक्शन डिराइव होगा, तो वो जो सेटिस्फेक्शन एडिशनल यूनिट से डिराइव होगा उसी को बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। और अब तक पास्ट में जितने भी हमने कंजम्पशन किए हैं उसकी टोटल कितनी है, तो वो हो जाएंगी अपनी टोटल यूटिलिटी। अब ये हमारा पास्ट है, इस केस में पास्ट में कितना कंजम्पशन डिराइव सेटिस्फेक्शन डिराइव हुआ 10 का, तो 10 अपनी क्या हो गई उस केस में टोटल यूटिलिटी हो गई। बट और अगर एक गुड कंज्यूम करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएंगी, सर ये 10 प्लस ये 7, 17 हमारी टोटल यूटिलिटी बन जाएंगी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी यानी पास्ट का टोटल कंजम्पशन समेशन ऑफ पास्ट कंजम्पशन। ठीक है, ये हो गया टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन लिखते हुए। ठीक है, सेटिस्फेक्शन, और यहाँ पे होगा मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एडिशनल कंजम्पशन, फ्रॉम एडिशनल 1 यूनिट ऑफ कंजम्पशन। 1 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, 1 यूनिट
ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, हाँ। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, वो अपन फॉर्मूले एक लिख लेते हैं। टोटल यूटिलिटी कैसे मिलती है समझना। अगर तुम मान लो ये पहला एप्पल है, उससे 10 की यूटिलिटी मिली, दूसरा एप्पल है 7 की यूटिलिटी मिली, तीसरा एप्पल है 5 की यूटिलिटी मिली, चौथा एप्पल है 4 की यूटिलिटी मिली। ठीक है, तो तुम हर एक मार्जिनल यूटिलिटी को अगर ऐड करते जाओगे, यहाँ पे ये मार्जिनल होंगे, यहाँ पे ये मार्जिनल, यहाँ पे ये मार्जिनल, यहाँ पे ये मार्जिनल, तो सारे मार्जिनल यूटिलिटी को अगर ये करते जाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी। तो इट इज बेसिकली समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला, अगर अच्छा इसको भी अलग तरीके से लिखा जा सकता है। टोटल यूटिलिटी को लिखा जा सकता है मार्जिनल यूटिलिटी वन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम सेकंड यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम थर्ड यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम फोर्थ यूनिट। अलग अलग तरीके हैं, बट दोनों का आंसर क्या है, मतलब दोनों से क्या मिलेगा अपने को, टोटल यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी भी कैसे मिलती है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी अगर जानना है, मान लो तुम्हें फोर्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी जानना है कि ये फोर्थ एप्पल था ना, तो इस फोर्थ एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी जानना है, तो क्या करना कि टोटल यूटिलिटी निकालना 4 यूनिट की, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 4 यूनिट्स माइनस करना टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 3 यूनिट्स। मतलब ये अगर n है, ये अगर n है तुम्हारा, तो यहाँ पे जो माइनस करोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, n-1। ठीक है, n-1 रहेगा। तो मान लो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने, 4 यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, तो ये हो जाएगा 12, 16 और 26। तो ये हो जाएगा टोटल यूटिलिटी 4 यूनिट से 26, और 3 यूनिट से कितनी मिली, 3 यूनिट से मिली 21। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 है। तो ये 4 क्या हो जाएगा, सॉरी ये 21 5 हो जाएगा, नहीं ये 22 आएंगे इधर, हाँ। तो ये है 4, तो ये 4 हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम फोर्थ यूनिट। ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब अपने को देखना है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का रिलेशन क्या आता है। इसके लिए अपने को एक ग्राफ निकालना पड़ेगा। ग्राफ में ये जो एक्स एक्सिस है उस पे लिखेंगे कंजम्पशन, कंजम्पशन, और जो वाई एक्सिस है उस पे लिखेंगे यूटिलिटी। अब समझना क्या है कि अगर तुम सेम तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते जाते हो, इमीडिएट कंजम्पशन अगर करते हो, तो तुम्हारी जो यूटिलिटी है नेक्स्ट गुड्स से वो कम हो जाती है। मान लो तुम्हें पहला गुड्स कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10 की, ठीक है, तो जब दूसरा गुड कंज्यूम करोगे तो हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट से कम रहेगी इमीडिएट कंजम्पशन पे, तो यहाँ पे ये आ जाएंगी मान लो 7 पे। फिर जब तीसरा यूनिट कंज्यूम करोगे तो तीसरा यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो जाएंगी, तो तुम्हारा जो सक्सेसिव कंजम्पशन तुम करोगे उससे तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम कम होगा, और एक जगह पे आके ऐसा होगा कि सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, ये 4 ये 5 छठवें इस पे सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं, और ऐसा भी होगा कि सातवें इस पे तुम्हें सेटिस्फेक्शन तो दूर तुम्हें डिससेटिस्फेक्शन मिला। तो ये होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 होते जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे ये 6th यूनिट, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी, कम कम होते जाएंगी। ये बनेगा मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। इसी पे हम टोटल यूटिलिटी भी ड्रॉ कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या रहती कि वो और उसके पहले जो भी कंजम्पशन की उसकी टोटल, तो पहला यूनिट था उसके पहले तो कुछ कंज्यूम नहीं किया था, पहली यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली 10, तो इसकी टोटल यूटिलिटी भी कितनी आएंगी 10। अब सेकंड यूनिट इंटरेस्टिंग है, सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पे मान लो 7 का सेटिस्फेक्शन मिला और उससे पहले कितने का मिला था, 10 का मिला था, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी इस केस में 17 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को यहाँ इधर आएगा 17 निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट तीसरा यूनिट जब कंज्यूम किया तो मान लो कि सिर्फ 5 की यूटिलिटी मिली, तो पहले 17 की मिली थी और तीसरे यूनिट से 5, तो ये हो जाएगा 22, ये इधर आएगा मान लेते हैं। ठीक है, हाँ। फिर चौथे यूनिट पे क्या होगा, मान लो चौथे यूनिट पे 3 की यूटिलिटी मिली, तो पहले 22 की मिली थी, 3 यूनिट से 22 की मिली थी, चौथे यूनिट पे 3 की मिली, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो ये इधर आएगा। ठीक है, हाँ। फिर छठवें यूनिट पे, सर छठवें यूनिट पे कुछ भी यूटिलिटी, पांचवें यूनिट पे मान लो 1 की यूटिलिटी मिली, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 26,
ये थोड़ा सा इधर ऊपर आएगा। नेक्स्ट यूनिट में अपने को कुछ नहीं मिला, तो 26 + 0 = 26, कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिली। और यहाँ पे मान लो -2 की यूटिलिटी, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन मिला, डिससेटिस्फेक्शन यानी यूटिलिटी निगेटिव में चली गई, तो इधर क्या हो जाएगा 26 - 2, तो ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगी यूटिलिटी तुम्हारी कम। तो समझो क्या हुआ कि पहले तुम्हारी यूटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, टोटल यूटिलिटी एक जगह पे आके रुक गई और एक जगह से क्या हो गई, उसने नीचे नीचे आना चालू कर दिया। ठीक है, अब जहां पे उसका हाईएस्ट पॉइंट बनता है, समझना, जहां पे उसका हाईएस्ट पॉइंट बनेगा वहां पे अगर ये ग्राफ करेक्टली ड्रॉ किया है ना, तो वहां पे तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी आएंगी हमेशा 0। So when marginal utility is 0, total utility is highest, total utility is highest, और इसी पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ सटाइटी, पॉइंट ऑफ सटाइटी। ठीक है, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है उस पॉइंट पे, और ये पॉइंट हमेशा इसी लाइन पे आएंगे, समझना, मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 रहेंगी तब हमेशा टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट रहेंगी। जब प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ होगा तब हमेशा तुम्हें ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है रिलेशन टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। फर्स्ट यूनिट अब अगर तुम कंज्यूम करोगे तो फर्स्ट यूनिट पे क्या रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। और ये चीज तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर ही रहे हो, पहले ग्रोथ एकदम हाई रेट से थी, फिर ग्रोथ का रेट कम होते गया, कम होते गया, और एक जगह पे आके वो ग्रोथ क्या हो गई, निगेटिव पे चली गई। ठीक है, निगेटिव पे चली गई या कम हो गई। अब ये देखने को मिला अपने को कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया रिलेशन, एक बार देख लो अच्छे से। आगे बढ़ते, नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ एक्चुअली अपन ने डिस्कस कर ही लिया। ये लॉ किसने दिया था, प्रोफेसर गॉसेन एंड अल्फ्रेड मार्शल। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है, ये आ गया, इकोनॉमिक टर्म तो नहीं आएंगी इसमें, बट और भी ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, तो इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चीज क्या दिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, समझना। सबसे पहले क्या बोलते हैं, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब सिट्रस पेरिबस, अपन ने पिछले एग्जांपल पिछले चैप्टर में देखा था, सिटेरिस पेरिबस। other thing remaining constant, additional benefit that person derives from increase in the stock of commodity decreases। क्या बोल रहे हो कि additional benefit फ्रॉम इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कमोडिटी, ये बेसिकली बोल रहे हैं कि एडिशनल बेनिफिट एक स्टॉक बढ़ाने से, मतलब एक यूनिट ज्यादा कंज्यूम करने से, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कमोडिटी में यानी एक यूनिट ज्यादा कंज्यूम करने से जो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा वो कम होते जाएगा विथ ईच सक्सेसिव इंक्रीज इन द। यूटिलिटी की जो कैलकुलेशंस है और यूटिलिटी की जो थ्योरी है वो बहुत ही वेग कंसेप्ट है, इसीलिए उस कंसेप्ट को थोड़ा समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अजम्पशंस लेने पड़ेंगे उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। तो ये सारे अजम्पशंस लिए हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला अजम्पशन है रैशनैलिटी का। रैशनैलिटी यानी क्या कि इकोनॉमी में कोई भी पर्सन या कोई भी डिसीजन मेकिंग यूनिट तीन चार चीजें कर रहा है। सबसे पहले डिसीजन लेने के पहले वो सभी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, यानी उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज इंफॉर्मेशन है और वो एक्ट कर रहा है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, यानी खुद के लिए वो एक्ट कर रहा है, ना कोई चैरिटी वो करना चाहता है, वो बस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना चाहता है, तो है सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तीसरा वो चीजों को एनालाइज करता है और लॉजिकली डिसीजन लेता है। ठीक है, और चौथा वो इमोशंस में नहीं आता, इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता। ठीक है, तो वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेता, बट वो लॉजिकली एनालिसिस करता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करता है और उसके पास डिसीजन लेने के लिए जितने भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें उसके पास अवेलेबल है। अगर ऐसी चीज है तो हम उस पर्सन को बोलते हैं रैशनल पर्सन और उस बिहेवियर को बोलते हैं रैशनैलिटी। ठीक है, कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल, इट मींस दैट बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। उसका एक ही गोल है, उसका एक ही गोल है कि क्या, कि सेल्फ इंटरेस्ट से उसको खुद का सेटिस्फेक्शन क्या करना है, मैक्सिमम करना है।
तो ये पहला assumption जो कि रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द केस में ट्रू नहीं होता। सेकंड, कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट यानी कि अगर किसी चीज को तुम नंबर्स में मेजर कर पा रहे हो तो उसको बोला जाता है कार्डिनल मेजरमेंट। अब हम यूटिलिटी को रियलिटी में मेजर नहीं कर सकते, हम ये मेजर नहीं कर सकते कि एप्पल खाने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला और ऑरेंज से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। बट श्योरली हम उसको क्या कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। ये हम कभी नहीं कर सकते कि 21 का मिला और 20 का मिला, बट ये थ्योरी के लिए हम अज्यूम करेंगे कि हाँ हम ये कंपेयर कर सकते हैं और उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये अपन अजम्पशन लेंगे। देखो यहाँ पे अपन ने अजम्पशन दिया है कि 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन, 7 का, 5 का, 3 का, 2 का। ये अपन ने क्या किया है, ये अजम्पशन लिया है कि इसको काउंट किया जा सकता है नंबर्स में, ठीक है। तो और इस यूनिट को, जिस यूनिट में वो गिनी जाती है उसको बोला जाता है यूटिल्स। यूटिल्स, यूटिल्स का डिस्क्रिप्शन अपने बुक में वैसे नहीं है। नेक्स्ट, होमोजिनिटी। होमोजिनिटी यानी क्या, हम जो प्रोडक्ट देख रहे थे कि हमने एप्पल कंज्यूम किया तो पहला एप्पल कंज्यूम किया, फिर दूसरा एप्पल, फिर तीसरा एप्पल कंज्यूम किया, फिर चौथा एप्पल कंज्यूम किया। तो इसमें यह अजम्पशन है कि जो भी तुमने सक्सेसिव कंजम्पशन किए हैं वो कंजम्पशन सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स के थे, सभी गुड्स एक जैसे थे, उनमें कलर, साइज, शेप, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, टेस्ट भी, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है होमोजिनिटी। वो भी रियलिटी में नहीं होता कि दो एप्पल्स मुझे बताओ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये एग्जैक्टली सिमिलर हो सकते हैं क्या? साइज में चेंज हो सकता है, टेस्ट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, बट अज्यूम करके चलना पड़ता है कि ये क्या है, सेम है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। क्या बोलता है कंटिन्यूटी, कि अगर आप सक्सेसिव कंजम्पशन कर रहे हो, मान लो ये पहले एप्पल का कंजम्पशन, ये दूसरे एप्पल का, ये तीसरे एप्पल का, ये चौथे एप्पल का, तो इस सक्सेसिव कंजम्पशन के बीच में टाइम का गैप नहीं है, एक के बाद एक इमीडिएट कंजम्पशन हो रहे हैं, इमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, इमीडिएट कंजम्पशन हो रहे, ये अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि जब इमीडिएट कंजम्पशन होते हैं तो ही यूटिलिटी तुम्हें डिमिनिशिंग फॉर्म में दिखती है। अगर इमीडिएट कंजम्पशन नहीं करते हो तो क्या होता है, ये यूटिलिटी खुद को रिस्टोर करती है। मान लो तुमने एक एप्पल कंज्यूम किया आज, ठीक है, और फिर कुछ समय बाद यानी कल तुमने ये दूसरा एप्पल कंज्यूम किया, तो दोनों एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि इक्वल रहे। इक्वल क्यों रहे, क्योंकि ये एप्पल ने सेकंड एप्पल के वक्त जो तुमने कंज्यूम किया वो टाइम गैप की वजह से इसकी जो यूटिलिटी है वो रिस्टोर हो गई। यूटिलिटी बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है अगर देखा जाए तो यूटिलिटी किसमें होती है, यूटिलिटी होती है एक स्पेसिफिक गुड्स में, बराबर है। बट ये जो यूटिलिटी है वो उस गुड पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड कर रही है टाइम पे, वो डिपेंड कर रही है प्लेस पे, वो डिपेंड कर रही है पर्सन के प्रेफरेंस पे। अब यहाँ पे अपने को देखना मिलता है कि वो जो यूटिलिटी है जो इस एप्पल से तुम्हें मिलने वाली है वो डिपेंड कर रही है तुम्हारे प्रीवियस कंजम्पशन से, कि प्रीवियसली तुमने कितने क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स कंज्यूम किए और प्रीवियस कितने टाइम पहले वो कंजम्पशन हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यूटिलिटी इस पावर में यूनिक है, वो पहले कंजम्पशन पे भी डिपेंड कर रही है और बाकी के इन फैक्टर्स पे भी वो डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये चीज अजम्पशन क्या लेना है कि टाइम के बीच में क्या मतलब टाइम का गैप नहीं है दोनों सक्सेसिव कंजम्पशन के बीच में, इमीडिएटली तुम चीजें क्या करते जा रहे हो, कंज्यूम करते जा रहे हो। नेक्स्ट आता है रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी में बेसिकली साइज पे फोकस किया जाता है कि जो साइज है गुड्स एंड सर्विसेज का वो कैसा है, रीजनेबल है। अब ये क्यों लेना पड़ा अजम्पशन, समझना कि कुछ चीजें होती है जो बहुत बड़ी होती है, मान लो कार, कार बहुत बड़ी रहती है, और कुछ चीजें हैं जो बहुत छोटी रहती है, ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स वगैरह हो गए। एक ग्रेन को अगर कंसिडर करोगे, सिर्फ एक ग्रेन को, तो बहुत छोटी हो गए। तो इस केस में अगर ये साइज तुम लेके यूटिलिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो तो वो जो ग्राफ है वो प्रॉपर नहीं बनता और प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते, तो इसीलिए अपने को रीजनेबल साइज का अजम्पशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी यानी अदर थिंग्स रिमेन सेम। कौन कौन सी चीज, अपन यूटिलिटी जब कैलकुलेट करते हैं या यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो एक कंज्यूमर, उसका सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन और क्वांटिटी ऑफ गुड्स को मेजर करते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, गुड्स के साथ सर्विसेज भी आ गई, तो इनका रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये अज्यूम करना पड़ता है कि इनका रिलेशन स्टडी करते वक्त जो इतर बाहर की चीजें होंगी वो बाहर की चीजें सेम रहेंगी। बाहर की चीजें क्या हो सकती है, उस पर्सन का इनकम हो सकता है, या इकोनॉमिक की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन,
ठीक है, फिर हो सकता है टेस्ट, प्रेफरेंसेस, ठीक है, अदर गुड्स अवेलेबल, तो ये सारी चीजें हो सकती है और ये सारी चीजें फिर इन रिलेशन को अफेक्ट करेंगे और फिर थ्योरी को स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए हम अज्यूम करते हैं कि बस इसके अंदर की जो चीजें हैं वही चेंज होगी, इसके बाहर की चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो यही बोलता है कॉन्स्टेंसी, कि उसका इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक कुछ चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। कब तक कांस्टेंट रहेंगे, जब तक हमारी ये स्टडी कंटिन्यू है तब तक ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी यानी किसी भी गुड्स को स्मॉल फ्रैक्शन में डिवाइड करने की एबिलिटी। मान लो एप्पल है, उस एप्पल को तुम दो आधे आधे एप्पल में डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डिविजिबिलिटी। बहुत सारे गुड्स में डिविजिबिलिटी नहीं होती। अब डिविजिबिलिटी अगर नहीं है तो उनकी रीजनेबल साइज को कंसिडर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वही कार का एग्जाम्पल अपन लेंगे, कार को डिवाइड नहीं किया जा सकता, और डिवाइड नहीं किया जा सकता तो उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो इसलिए उसको डिविजिबिलिटी का अजम्पशन लेके चलना पड़ता है। और लास्ट में आता है सिंगल बॉन्ड्स। अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था कोई एक गुड्स या सर्विस अगर है, ठीक है, वो एक से ज्यादा वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, जैसे वांट वन को भी सेटिस्फाई कर पा रही है वो गुड्स एंड सर्विस, और वांट टू भी को भी सेटिस्फाई कर पा रही है। ठीक है, बट अपने को एक वांट और एक गुड्स एंड सर्विसेज के बीच का ही रिलेशन कैलकुलेट करना रहता है, तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि एक गुड्स सिर्फ एक वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये हो गया सिंगल वांट। अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन, द लॉ अज्यूम्स एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल वांट व्हिच इज कंप्लीटली सैटिस्फाइबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही वांट को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे एजम्पशन है, बहुत वाइल्ड एजम्पशन है। अब ये एजम्पशन लेने भी इसलिए पड़ते हैं क्योंकि यूटिलिटी द कंसेप्ट इटसेल्फ इज वेरी वेग, वो बहुत वेग कंसेप्ट है, इसीलिए ये सारे एजम्पशन लेके अपने को उसको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अपन ने क्या पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि ईच सक्सेसिव कंजम्पशन के साथ तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएंगी, कम कम होते जाएंगी। बट बहुत सारी चीजें हैं जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती। कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले हॉबीज। ऐसी जो हॉबीज होती है जैसे रीडिंग हो गया, पेंटिंग, ये यहाँ पे दिखा है रीडिंग, म्यूजिक, पेंटिंग। अब इसके लिए अपने पास गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग के लिए ब्रश या पेपर है तुम्हारे पास, तो जो जितनी जितनी वो हॉबी परस्यू करोगे उतना उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलते जाता है। तो मान लो पहले ड्राइंग से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन फिर दूसरे से तीसरे से ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है, और वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करता है, कॉन्ट्रेडिक्ट करता है हॉबीज के केस में। दूसरा होता है मिजर। मिजर यानी कंजूस। मिजर का मतलब क्या होता है, कंजूस। ठीक है, कंजूस व्यक्ति। अब कंजूस व्यक्ति क्या करता है, अगर अब यहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विस को कंपेयर नहीं करना पड़ता, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यूटिलिटी को कंपेयर किया जाता है मनी से, किसी गुड्स एंड सर्विसेज से नहीं बल्कि मनी से कंपेयर किया जाता है। अब कंजूस व्यक्ति के लिए 1 रुपया अगर उसने सेव किया तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और 1 रुपया अगर उसने सेव किया तो उसको और सेटिस्फेक्शन मिलता है, और 1 रुपया सेव किया तो सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब जितना पैसा उसके पास आते जाता है, जितना वो सेव करते जाता है, उतना उतना उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाता है, और वापस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ये क्या करता है, कॉन्ट्रेडिक्ट करता है। नेक्स्ट होते हैं एडिक्शंस। एडिक्शन में एक वहम होता है, एक इल्यूजन होता है कि हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलते जा रहा है। एक इल्यूजन होता है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग चीज है, वो अपने को देखना भी नहीं है, बट एक इल्यूजन मिलता है एडिक्शन से कि क्या हो रहा है, कि कंजम्पशन से एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलते जा रहा है। तो अगर 1 लीटर अल्कोहल कंज्यूम की, LTR, ठीक है, तो उससे सेटिस्फेक्शन मिला। अब वो कंज्यूमर को एक ऐसा वहम होता है, एक इल्यूजन होता है कि अगर वो और 1 लीटर अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो उससे और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो वो क्या करता है, उसका कंजम्पशन बढ़ाते जाता है। तो उसका सेटिस्फेक्शन कम कम नहीं बल्कि सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाता है, किसके हिसाब से, एज पर कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर के हिसाब से। नेक्स्ट आता है पावर। जो पावर की लस्ट होती है, पावर की भूख होती है, वो पावर की भूख भी जितनी पावर ज्यादा आती है उतनी ज्यादा भूख बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले
पावर की बात अब होती है, जब जनरली पॉलिटिशियंस की बात होती है, तो मान लो तुम पहले सरपंच थे, सरपंच के बाद ऐसा लगता है कि हम क्या बन जाए, किसी जिला परिषद में चले जाए, या फिर और जो जो भी पॉलिटिकल पोजीशंस है वो लेते रहे, फिर एक दिन सीएम बन जाए, सीएम के बाद पीएम बन जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब ये जो पावर की लस्ट है, वो पावर की लस्ट कभी कम नहीं होती, जितनी ज्यादा पावर मिलती है ऐसा लगता है कि उतनी ज्यादा वो पावर और मिलती जाए, ठीक है। तो ये पावर की भूख बढ़ती जाती है, यहाँ पे रैशनैलिटी का अजम्पशन वायलेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि रैशनैलिटी क्या बोलती है कि सबको एनालिटिकली सोचना है। अब कोई पर्सन अगर एनालिटिकली सोचेगा कि इसके पास पावर है और एक्स्ट्रा पावर आ जाए, मतलब पीएम सीएम से वो पीएम बन जाए, तो रैशनली सोचने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, ज्यादा टेंशन आ जाएगा। तो वो बोलेगा कि उससे जो पीएम की पोस्ट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो तो सीएम की पोस्ट से सिग्निफिकेंटली कम होगा, क्योंकि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। बट यहाँ पे रैशनल एजम्पशन वायलेट हो जाता है, रैशनल एजम्पशन कोई करता नहीं है, तो इसीलिए पावर की भूख क्या हो जाती है, बढ़ते बढ़ते जाती है ईच सक्सेसिव पोस्ट के साथ, ईच सक्सेसिव अचीवमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, मनी। मनी की यूटिलिटी, मनी के दो व्यूज है। मनी क्या एक व्यू बनता है कि मनी फॉलो करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, एंड मनी एक व्यू ऐसा है कि मनी डज नॉट फॉलो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब दोनों भी अपन व्यूज देख लेते। सबसे पहला कि ये होता है कि जितना ज्यादा पैसा आते जाता है उतना ज्यादा ऐसा लगता है कि और पैसा मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जाती है। बट एक दूसरा व्यू बनता है कि अगर हम 1 रुपए की बात करें और 1 रुपए के बाद पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन किसी रिच पर्सन को और किसी बेगर को कंपेयर करें, तो ऑफ कोर्स बेगर को उस रुपए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सिग्निफिकेंटली हाई होगा एज कंपेयर टू द रिच पर्सन। तो इसीलिए ये माना जाता है कि देखो रिच पर्सन के पास ऑलरेडी ज्यादा पैसा है ना, इसलिए 1 रुपए की जो यूटिलिटी है वो कम हो गई। उसी 1 रुपए की यूटिलिटी जो बेगर है उसके पास कोई भी पैसा नहीं, उसके लिए ये सेटिस्फेक्शन क्या है या यूटिलिटी उसकी क्या है, ज्यादा है। रिच के लिए क्या हो गई, ये धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा आ गया है। ये बोल सकते कि उसने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो ये दो व्यूज बनते हैं, दोनों व्यूज कहीं ना कहीं सही है। It is said that marginal utility of money never becomes zero. It increases when the stock of money increases. Stock of money increases यानी तुमने कितना पैसा accumulate किया है, इसी को बोला जाता है stock of money. This is because money is a medium of exchange and used to satisfy various wants. अब क्या है कि मनी का यूज किया जा सकता है बेसिकली दूसरे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास मनी है, मनी से तुम वापस समोसा खरीदते हो, तो एक समय बाद समोसे की यूटिलिटी कम हो जाएंगी। बट अच्छी बात यह है कि तुम मनी से समोसे की बजाय फिर दूसरे किसी चीज पे शिफ्ट हो जा सकते हो। मान लो तुमने वड़ा पाव पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है, वड़ा पाव पे शिफ्ट कर लिया, वापस वो इनिशियल पहले यूनिट से मिलने वाली हायर यूटिलिटी को तुमने अचीव किया, फिर और तीसरी चीज पे शिफ्ट हो गए तुम, और उसमें तुमने पहले यूनिट से मिलने वाली हायर यूटिलिटी को अचीव किया। तो तुम सारे गुड्स की जो पहले पहले मिलने वाली हायर यूटिलिटी रहती है फर्स्ट कंजम्पशन पे, उसको तुम अटेन कर सकते हो किसके थ्रू, मनी के थ्रू, क्योंकि मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसीलिए बोला जाता है कि मनी की यूटिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा ज्यादा होती जाती है, जितना जितना पैसा आता है उतना उतना, ठीक है। क्योंकि तुम फिर लग्जरियस गुड्स वगैरह भी खरीद सकते हो, उससे और यूटिलिटी तुम्हें मिल जाएंगी। However, according to some economists, the law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to poor person than to a rich person. जैसे अपन ने 1 रुपए का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ठीक है, दो व्यूज बने। Next, however, these exceptions are only apparent since they are violate some other assumptions of law and hence they are not real exception. वो एक्सेप्शन इसी कारण है कि जो अजम्पशन अपन ने लिए थे वो अजम्पशन फॉलो नहीं हुए, अजम्पशन फॉलो नहीं है। मतलब अगर इनका कहना है कि अगर तुम रैशनल रहते तो तुम्हें पावर का, तुम्हें एडिक्शन का, तुम्हें मीजर का और हॉबीज का सबका एनालिसिस करके ये पता चलता कि हाँ सक्सेसिव कंजम्पशन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और तुम उस चीज को खत्म कर देते थे, ठीक है। बट ये अजम्पशंस ट्रू नहीं होते रियल लाइफ में, इसीलिए इस लॉ के क्या मिल जाते हैं, एक्सेप्शंस मिल जाते हैं अपने को। क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। क्रिटिसिज्म क्या है, अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ बताया।
अब वो लॉ परफेक्ट तो है नहीं, क्योंकि यूटिलिटी अपन ने बात की थी कि वेग टॉपिक है, तो उसके क्रिटिसिज्म क्या है उस पे। सबसे पहला, अनरियलिस्टिक एजम्पशन, जो अनरियलिस्टिक एजम्पशन लिए जाते हैं कैसे, रैशनैलिटी के, कि हर पर्सन इमोशन को बाहर रख के सोचेगा, सबके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी। मान लो किस पर्सन के पास डिसीजन लेने के लिए कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन होती है क्या, नहीं होती। क्या इमोशंस रोल प्ले करते हैं, यस इमोशंस रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो कोई भी पर्सन रैशनल हो ही नहीं सकता। फिर कंटिन्यूअस कंजम्पशन कोई करता नहीं है, कोई भी गुड्स होमोजीनियस हो नहीं सकता। तो ये पहला क्रिटिसिज्म है कि अनरियलिस्टिक एजम्पशंस लिए गए हैं और फिर उसको खींच तान के एक थ्योरी को बनाया गया है, ऐसा पहला क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म कार्डिनल मेजरमेंट। अपन ने ये देखा था कि हम यूटिलिटी को कंपेयर तो कर सकते हैं, यस इट कैन बी कंपेयर्ड। ये अपन बायोलॉजिकली कंपेयर कर सकते हैं कि किससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कौन से गुड से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बट हम उसको मेजर नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। और यही बात अपन ने कर दी है, मेजरमेंट की बात कहाँ पे कर दी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने मेजर कर दिया यूटिलिटी को। तो ये पॉसिबल नहीं है, पूरा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है यूटिलिटी का। ये दूसरा क्रिटिसिज्म है। तीसरा क्रिटिसिज्म एजम्पशंस पे ही बेसिकली क्रिटिसिज्म है ये तो, इनडिविजिबल गुड्स, कि बहुत सारे गुड्स क्या होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, तो उनको सिंगल यूनिट्स में ही ब्रॉड करना पड़ सकता है। वापस एग्जांपल कार का, ये इंडिविजिबल नहीं होते। नेक्स्ट, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। The law assumes that marginal utility of money remains constant, but in reality it varies depending on person's wealth and factor. अब समझना क्या क्या है। पैसे से हम गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज की होती है यूटिलिटी। बट यहाँ पे जब हम गुड्स एंड सर्विसेज और यूटिलिटी को मेजर करते हैं, तब ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये जो मनी है उसकी यूटिलिटी सेम रहेगी, ठीक है। बट क्या हो जाता है कि ये मनी की जो यूटिलिटी है वो इटसेल्फ चेंज होते रहती है, ये थ्योरी में डिस्कस नहीं किया जाता, ठीक है। और लास्ट, सिंगल बॉन्ड। अपन ने ये देखा था कि बहुत सारी चीजें मल्टीपर्पज होती है, मल्टीपल बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करती है, और सिंगल बॉन्ड का अपन ने एजम्पशन लिया है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है इस लॉ का। अब क्रिटिसिज्म्स तो आते ही रहते, कोई भी अगर थ्योरी वगैरह बनाओगे और ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे थ्योरी बनाओगे तो क्रिटिसिज्म रहेंगे, बट सिग्निफिकेंस है इस लॉ का, इसलिए अपने बुक में है। सबसे पहले, यूजफुलनेस टू कंज्यूमर। ये कंज्यूमर को बताता है कि क्या परचेस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि सेटिस्फेक्शन अगर मिल रहा है तो यस चीजें परचेस करनी चाहिए, कंजम्पशन करना चाहिए, और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तो हम एक लेवल गिनते हैं कि कितना सेटिस्फेक्शन अपने को मिल रहा है, ये अपने को कंपेयर करने को मिलता है, और उसके बेसिस पे अपन कौन से गुड्स एंड सर्विस खरीदने हैं वो मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मार्केट में दो गुड्स अवेलेबल है, मान लो ब्रेड एंड एप्पल, ठीक है। तो कितनी ब्रेड खरीदनी है और कितने एप्पल खरीदने हैं, ये डिमिनिशिंग यूटिलिटी से निकाला जा सकता है। अपन देखेंगे कैसे निकालते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, किससे, मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सेप्शन से पता है कि अल्कोहल की यूटिलिटी क्या है, बढ़ती जाती है। मतलब जितना ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा लोगों को लगेगा कि और कंज्यूम करना है, और ये गुड्स अल्कोहल सोसाइटी के लिए बैड भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर ज्यादा टैक्सेस लगाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर ज्यादा टैक्सेस भी लगाएंगे तो ज्यादा पैसा तो आएगा ही आएगा, प्लस अल्कोहल का कंजम्पशन भी इकोनॉमी में चलता रहेगा, तो इकोनॉमिकली फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसका गवर्नमेंट का भी और पूरे इकोनॉमी का टैक्सेस लगा। तो ऐसी चीज जिसकी यूटिलिटी बढ़ते बढ़ते जाती है उस पर ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं। दिस हेल्प्स गवर्नमेंट इन क्रिएटिंग पॉलिसीज सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ट्रेड रेगुलेशन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, की कितनी प्राइस कितने टैक्सेस लगाने, ये सारी चीजें समझती। सिंपली अल्कोहल पे भी चीज वही रूल्स लागू होते हैं कि पता है प्रोड्यूसर को कि सक्सेसिव कंजम्पशन से यूटिलिटी बढ़ेगी, तो इसलिए वो क्या करता है, कभी भी प्राइस कम नहीं करता, वो प्राइस बढ़ाते जाता है या हायर प्राइस रखता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन्स द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू में अपन ने 11th स्टैंडर्ड में वाटर डायमंड पैराडॉक्स पढ़ा था। क्या बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स, एक होता है वाटर, दूसरा होता है डायमंड, ठीक है। अपन ने देखा था कि वैल्यू
इन यूज, मतलब उसकी यूजफुलनेस, वाटर की वैल्यू यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा है और डायमंड की यूजफुलनेस कम है। बट फिर भी जो एक्सचेंज है, वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब प्राइस जितनी पे करनी पड़ती है वो वाटर के लिए सिग्निफिकेंटली कम पे करनी पड़ती है और डायमंड के लिए सिग्निफिकेंटली ज़्यादा पे करनी पड़ती है। अब ये ऐसा होता क्यों है, ये अपने को इसका जवाब देता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है, अब लॉ हम सिर्फ लॉ उसका आंसर नहीं देता, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्लस सप्लाई, ये दो कंसेप्ट मिलके उसका आंसर देते हैं। समझना, वाटर अगर कंज्यूम कर रहे हो तुम्हें सक्सेसिव कंजम्पशन करते रहना पड़ता है, तो धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है, प्लस उसका सप्लाई भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, वो स्केर्स नहीं है। और डायमंड, डायमंड हम रेयरली कंज्यूम करते हैं या बहुत रेयर होता है तो कम ही डायमंड कंज्यूम करते हैं, तो इनिशियली यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, तो इसीलिए अब मार्जिनल यूटिलिटी अगर हाई है तो लोग ज्यादा प्राइस पे करने के लिए भी रेडी रहते हैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलने वाला है। इसी वजह से डायमंड की जो प्राइजेस होती है वो डायमंड की प्राइजेस ज्यादा होती है, क्योंकि डायमंड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदे जाते और इनिशियल क्वांटिटीज की हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होती है। और जितनी ज्यादा यूटिलिटी, जितना ज्यादा मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर उतना ज्यादा पे करने के लिए रेडी रहता है। तो ये लॉ को अपने को पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू को समझाता है, क्योंकि ये क्या समझाता है, क्योंकि लो एक्सचेंज वैल्यू रहती है कुछ चीज की डिस्पाइट हैविंग हाई यूटिलिटी, और जिसकी यूटिलिटी कम रहती है उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज भी कभी कभी ज्यादा रहती है। ठीक है, ये बता बेसिस ऑफ वैल्यू फॉर ऑफ डिमांड। अब समझना, अगर यूटिलिटी है, ये अपन ने बात की है यूटिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, कुछ हमारी वांट सेटिस्फाई होंगी, किसी गुड्स में यूटिलिटी है तो ही हमारी वांट सेटिस्फाई होंगी, वांट सेटिस्फाई करने के लिए हम उस गुड्स को क्या करेंगे, परचेस करेंगे। अब परचेस करने कोई व्यक्ति अगर जा रहा है मार्केट में, तो वो मार्केट में क्या क्रिएट कर रहा है, डिमांड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो जो डिमांड तैयार होता है मार्केट में वो किसकी वजह से हो रहा है, वो यूटिलिटी इस पावर की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसीलिए बोला है कि इट इज बेसिस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और बहुत ही सिंपल है, समझना क्या है कि पहले तो यहाँ पे भी अजम्पशन लेते हैं कि यूटिलिटी है और यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है यूनिट्स में। अब मेजर करने के बाद उसको कन्वर्ट किया जा सकता है रुपीस में, कन्वर्टेड इन रुपीस। अब रुपीस में कन्वर्ट करने के बाद मतलब तुम्हारे सेटिस्फेक्शन को पैसे में गिना जा सकता है, और रुपीस को कन्वर्ट करने के बाद ऑफकोर्स तुम इसको कंपेयर कर पाओगे किसके साथ, प्राइस के साथ। ठीक है, तो मान लो पहले एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 पहली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है 50 यूनिट्स। ठीक है, 50 की यूटिलिटी उसकी। अब यूटिलिटी को कन्वर्ट करते मान लो इंटू 10 करते, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। ठीक है, सेटिस्फेक्शन कितने का मिलेगा, 500 का। और एप्पल की प्राइस कितनी चालू है, मान लो एप्पल की प्राइस चालू है 200 रुपए, हाइपोथेटिकली अपन ले रहे। तो इस केस में क्या हो रहा है, मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है और प्राइस कम है। अब ट्रांजेक्शन में बात क्या होती है, ट्रांजेक्शन की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब दो पर्सन या दो ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन करती है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो एक चीज होती है गेन करने की और दूसरी चीज होती है सेक्रीफाइस की। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज, गेन और सेक्रीफाइस। तो तुम जो सेक्रीफाइस करने वाले हो वो सामने वाले का गेन रहता है, और तुम जो गेन करने वाले हो वो सामने वाले का सेक्रीफाइस रहता है। अब समझना, तुम ट्रांजेक्शन, ये पर्सन ट्रांजेक्शन तभी करेगा जब उसका गेन या तो इक्वल होगा सेक्रीफाइस से, या फिर उसका गेन ज्यादा होगा सेक्रीफाइस से। ठीक है, तभी ये पर्सन ट्रांजेक्शन करेगा, तभी उस प्राइस पे ट्रांजेक्शन होगा। अब वापस आते इस चीज पे, ये जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो उस पर्सन का क्या है, सर इस पर्सन का गेन है। जो प्राइस वो पे करने वाला है वो उसका क्या है, वो उसका सेक्रीफाइस है। ठीक है, तो इस केस में गेन ज्यादा है, सेक्रीफाइस कम है, तो इस चीज में ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेकंड यूनिट की बात करते हैं, तो मान लो सेकंड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 30 के लेवल पे आ जाता है, वापस इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 300।
तो इस केस में कितना हो जाएगा वापस, गेन ज्यादा है और सेक्रीफाइस 200 का ही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तीसरे यूनिट का, तो मान लो 25 का ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, सॉरी 20 का सेटिस्फेक्शन मिलता है, इंटू 10 करेंगे तो उसको रुपये में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये इंटू 10 कौन से बेसिस पे आया, ये इंटू 10 बस हमने अज्यूम किया है हाइपोथेटिकली, ऐसा कुछ नहीं रहता कि इंटू 10 करना पड़ता है, वो एक बहुत अज्यूम्ड थ्योरी है, ये चीज समझना, ठीक है। 200 का है, अब क्या हो गया, 200 का सेक्रीफाइस है और 200 का ही गेन है, कितना यूटिलिटी गेन हो रहा है 200 रुपए का, और कितना सेक्रीफाइस यानी कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है 200 रुपए का, तो ये कंडीशन हो गई। फोर्थ इसमें क्या होता है देखो, 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज में तो हो जाएगा 100 का, और प्राइस कितना पे करना पड़ रहा है 200 का, तो यहाँ पे उल्टी चीज हो रही है, गेन कम हो रहा है और सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा है। अब इस केस में क्या होगा समझना, हर तीनों केस की बात कर लेते हैं। तीनों केस की बात करते हैं। सबसे पहला केस जहां पे सैक्रिफाइस कम है और गेन ज्यादा है, तो उस केस में कंज्यूमर ट्रांजैक्शन करेगा, उसको बोला जाता है इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, ठीक है। इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स कौन से इंट्रा मार्जिनल, पहले और दूसरे यूनिट्स को बोला जाएगा ये इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे गेन और सेक्रीफाइस इक्वल है, उसको बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस सेम रहता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। और लास्ट पार्ट आएगा ये, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक्रीफाइस यानी प्राइस ज्यादा पे करना पड़ रहा है और गेन कम है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा नहीं, कंज्यूमर ट्रांजेक्शन करेगा नहीं, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा नहीं इस केस में, जहाँ पे कन्वर्टेड जो रुपीज है वो कम है और जो सेक्रीफाइस करना है वो ज्यादा है, इसमें ट्रांजेक्शन होगा नहीं। तो तीनों चीजें, तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स और एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स, ये तीनों नेसेसरी है। स्टेप वन में क्या किया अपन ने, स्टेप वन में अपन ने यूटिलिटी को मेजर कर दिया, पहला पाप कर दिया। दूसरा क्या, स्टेप वन में उस यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया रुपीज में, दूसरा पाप कर दिया। तीसरा पाप क्या किया कि उसको कंपेयर किया प्राइस से, प्राइस यानी कौन सी, जो मार्केट में चल रही है, बेसिकली मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करके फिर डिसाइड करते हैं अपन कि ट्रांजेक्शन करना है कि नहीं करना है, और इक्विलिब्रियम कहाँ पे गेन होता है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ पे तुम मैक्सिमम यूनिट कंज्यूम करोगे और यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे सेटिस्फेक्शन कैसा रहता है, मैक्सिमम रहता है, ठीक है। अब अपन ने अब तक देखते आ रहे, हम अब तक देखते ये आ रहे कि जो यूटिलिटी है वो बहुत ही वेग कंसेप्ट है, उसको मेजर करते हैं तो बहुत खराब चीज है मेजर करना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो हिक्स एंड एलन, दो इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन, ठीक है, उन्होंने बोला कि क्या करो, तुम यूटिलिटी को मेजर मत करो, उनको कंपेयर करो। उन्होंने क्या बोला कि कंपेयर करो यूटिलिटी को, ठीक है। मान लो कि एक एप्पल मिलता है 1 रुपए में, ठीक है, और एक ऑरेंज भी मिलता है 1 रुपए में, अजम्पशन, ठीक है, थेरी समझने के लिए ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब ये जो कंपैरिजन होता है ये बताना रहेगा, यही होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जहां पे अपन दो गुड्स के यूटिलिटी को कंपेयर करते हैं। अब समझना, पहला एप्पल, दूसरा एप्पल, तीसरा एप्पल, चौथा एप्पल, पहला ऑरेंज, दूसरा ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज को ऐसा और एप्पल को ये, ठीक है। अब समझना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलते हैं कि जो यूटिलिटी डिराइव होंगी नेक्स्ट यूनिट से वो कम ही रहेंगी, तो पहले एप्पल से 10 की यूटिलिटी, दूसरे से 7 की, तीसरे से 5 की, चौथे से 4 की, ये एप्पल की हो गई। अब ऑरेंजेस की भी गिन लेते हैं, ऑरेंजेस की यूटिलिटी क्या होंगी,
मान लो पहले से 10 की यूटिलिटी और दूसरे से 7 की यूटिलिटी, ठीक है। अब दोनों गुड्स को कंपेयर करने के बाद ये पता चलता है कि अगर मैंने एक एप्पल सेक्रीफाइस किया तो यूटिलिटी कितने की सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, 4 की सेक्रीफाइस करनी है, उससे मुझे एक ऑरेंज मिल जाएगा, ठीक है, उससे क्या मिल जाएंगे, एक ऑरेंज। और मान लो कि उस ऑरेंज की यूटिलिटी रहेंगी 6, उस ऑरेंज की यूटिलिटी 6, तो ये यूटिलिटी गेन हो जाएंगी। अब कितनी यूटिलिटी गेन होंगी, 6 की यूटिलिटी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी के कारण तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा एप्पल थे, तो चौथे एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी 4 पे आ गई थी, और तुम्हारे पास कम ऑरेंजेस है तो उसकी अगर तुम एक्स्ट्रा ऑरेंज ऐड करोगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अभी भी ज्यादा रहेंगी। तो जितना सेक्रीफाइस करोगे, जितनी यूटिलिटी सेक्रीफाइस करोगे उससे ज्यादा यूटिलिटी गेन होगा अगर तुम ये एक्सचेंज करते हो तो हिक्स एंड एलन ने कहा ये तुम एक्सचेंज करते रहो, अगर मान लो 10 एप्पल होते और 2 ही ऑरेंजेस होते तो ये एक्सचेंज करते रहो और उस लेवल पे आ जाओ, उस लेवल पे आ जाओ जहां पे तुम्हारा यूटिलिटी का गेन और यूटिलिटी का सेक्रीफाइस इक्वल हो जाए। इसके पहले क्या होता है, इसके पहले होता है कि सर गेन ज्यादा होता है कोई यूटिलिटी सॉरी कोई यूनिट खरीदने से या यूनिट लेने से, और सेक्रीफाइस कम होता है, ठीक है। एक समय पे गेन और सेक्रीफाइस इक्वल आ जाता है और बाद में गेन कम होता है और सेक्रीफाइस ज्यादा होता है, तो इस पे जाने की तो जरूरत है ही नहीं अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो उस जगह तक अपने को एक्सचेंज करते रहना है जब तक एप्पल सेक्रीफाइस करने से और ऑरेंजेस को परचेस करने से, और यस ऑरेंजेस को परचेस करने से जो यूटिलिटी सेक्रीफाइस और गेन होने वाली है वो सेम हो जाए। तब जब तक ये सेम नहीं होते तब तक क्या करते रहो, स्विच करते रहो, एप्पल बेचो ऑरेंजेस को खरीदो, एप्पल बेचो ऑरेंजेस को खरीदो। एक जगह पे ऐसे आएंगे कि ये कम कम हो जाएंगे तो जो लास्ट यूनिट है उसकी यूटिलिटी ऑफकोर्स ज्यादा हो जाएंगी, और ऑरेंजेस ज्यादा हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा जो ऑरेंजेस आएंगे उसकी यूटिलिटी कम कम होती जाएंगी। एक लेवल पे ये दोनों फिगर इक्वल हो जाएंगी और उस लेवल पे अपने को रुक जाना है, वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा। मान लो ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बना 5 एप्पल्स और 1 मिनट, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बना 5 एप्पल्स 4 ऑरेंजेस, तो इस ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे ही तुम्हें क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे अच्छी बात क्या हुई, यहाँ पे अच्छी बात ये हुई कि अपने को यूटिलिटी को ज्यादा सिर्फ कंपेयर करना पड़ा, गिनना नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पे गिनने की बात ही नहीं थी, अब एग्जाम्पल पर्पस के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख के दिया, बट गिनने की बात नहीं। अपने को पता है कि मेरे पास अगर 100 एप्पल है, 2 ही ऑरेंजेस है, तो कोई अगर बोलता है कि एक एप्पल दोगे तो मैं तुम्हें एक और ऑरेंजेस दे दूंगा, तो ऑफकोर्स हम दे देंगे क्योंकि अपने पास पता है कि बहुत सारे एप्पल पड़े हुए हैं, ठीक है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा दूंगा। तो कुछ नया खाते हैं तो क्या करेंगे अपन, वो एक्स्ट्रा वाला 100th एप्पल उसे दे देंगे और थर्ड ऑरेंज खरीद लेंगे, और ये अपन करते जाएंगे फिर जब तक दोनों एप्पल की और ऑरेंजेस की यूटिलिटी एक जगह पे नहीं आ जाती, अपने लिए सेम इक्वल वैल्यू पे नहीं हो जाते, तब तक अपन ये एक्सचेंज करते रहेंगे। और यही बात कही है हिक्स एंड एलन ने ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट में या ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में। तो ये था अपना चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 10 मार्क वाला चैप्टर है। ये सारी चीजें है अपन ने पढ़ी है, ये सारे चीजों के हेडिंग्स है। पहले हेडिंग्स के बेसिस पे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हेडिंग्स के बेसिस पे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल कि पोजीशन यूटिलिटी क्या होती है, अब ये रिवाइज करने की कोशिश करो इस टॉपिक को, तो तुम्हें पता चलेगा कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस अगर हम पजेस करते हैं और उससे हमारी वांट को सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। फिर दूसरा कोई कंसेप्ट पकड़ते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या बोलता है, कंटिन्यूटी बोलता है कि अपने को जो कंजम्पशन करते रहना है, कंटिन्यूटी इज बेसिकली एजम्पशन। वो क्या बोलता है कि जो कंजम्पशन करोगे आप गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बीच में सिग्निफिकेंट टाइम गैप नहीं होना चाहिए, टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे अपन रिवाइज कर सकते हैं पूरे चैप्टर को एक पेज के ऊपर। तो ये हो गया चैप्टर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिल लेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।